जिस टॉपिक की आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा है कंज्यूमर बिहेवियर। आखिर जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम जानेंगे। और कंज्यूमर बिहेवियर का दूसरा नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कहाँ से कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो सेकंड नेम है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है और उसी लेक्चर में हम आगे के क्रम में बढ़ते हुए इस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर अपना बिहेव कैसे करता है, कोई कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, इसी का नाम है, इसका सेकंड नेम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर बिहेवियर करेगा तो कहीं इक्विलिब्रियम में आएगा, कहीं कहीं तो संतुलन में आएगा ही ना। तो कहाँ पे संतुलन में आएगा, तो कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, जो जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा गिवन इनकम। मतलब उसके पास जो इनकम है उसके साथ उस इनकम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अपनी इनकम के साथ कंज्यूमर जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करेगा वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। वहीं पर कंज्यूमर वहीं पर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा और वहीं पर चीज़ें परचेज करना जो भी चाहेगा वहीं पर करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड नेम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा, जहाँ पर उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने गिवन इनकम में, दिए हुए इनकम में उसको जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर वहाँ पर अपना प्रेफरेंस रिवील करेगा और वहाँ पर वो सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये है। अब इसके देखते हैं एजम्पशन क्या है। कंज्यूमर कुछ कंज्यूमर बिहेवियर करने के लिए कुछ चीज़ें मानी गई है कि कंज्यूमर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ें जब होंगी तभी कोई कंज्यूमर ठीक ठीक तरीके से बिहेव कर पाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें जब नहीं होंगी तो कोई कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, वो चीज़ें मतलब इस मॉडल में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एजम्पशन है उसको देखते हैं। एजम्पशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशन है उसको देखते हैं। जैसे रेशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। जैसे हम गधा आदमी की बात करें, कोई पागल आदमी की बात करें, तो कंज्यूमर वो मैक्स अपने गिवन इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर वो प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी यूटिलिटी को, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो उसको ना परचेज करके कम यूटिलिटी वाला परचेज कर लेगा। इसलिए कंज्यूमर जो होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए। ऐसा कंज्यूमर नहीं होना चाहिए जो पागल अथवा दिवालिया ये सब चीज़ें हों, ऐसा कंज्यूमर को अवॉइड करते हैं। ठीक, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए ताकि वो गुड्स को सही से परचेज कर सके, वो समझ सके कि क्या चीज़ें हमको परचेज करना है अपनी इनकम में, उसकी यूटिलिटी देख कर। अब किसी वस्तु की प्राइस बहुत ज़्यादा है उसको परचेज कर ले, ऐसा नहीं करना है। अपने गिवन इनकम में अपने प्राइस के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से करना है। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी, और जो यूटिलिटी होगी वो हमारी कार्डिनल होगी, ऑर्डिनल नहीं होगी। क्योंकि अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चल रहा है, वो मार्शल का केस चल रहा है। तो मार्शल केस में जो यूटिलिटी कार्डिनल होगी, मतलब पहले मान लीजिए हम एक सेप परचेज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी 5 होगी, सेकंड परचेज कर रहे हैं उसकी 4 होगी, 3 होगी, ऐसे। तो यूटिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, कार्डिनल होगी, वो संख्यावाचक होगी। ठीक है, वो संख्यावाचक होगी ना कि क्रमवाचक मार्शल के केस में। तो यूटिलिटी क्या होगी, कार्डिनल होगी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी जो होगी मतलब पहले सेब की यूटिलिटी, फर्स्ट एप्पल से जो यूटिलिटी होगी और सेकंड एप्पल से जो यूटिलिटी होगी, ये दोनों अलग अलग होगी। दो इसकी यूटिलिटी 5 हुई तो इसकी यूटिलिटी 4 हुआ। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब जो हमारी यूटिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, हर गुड्स की यूटिलिटी अलग अलग होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होगी। जैसे 1 रुपए की जो यूटिलिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी यूटिलिटी घटना। जैसे मान लीजिए 1 रुपए की जो यूटिलिटी है, 2 रुपए की जो यूटिलिटी है, इसकी यूटिलिटी फिक्स है, इसकी भी यूटिलिटी फिक्स है, तो दोनों की यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है इसकी यूटिलिटी कम है, ऐसा नहीं होगा। अब देखेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, पहले अभी हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, गिवन इनकम में जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम क्या है, कोई संतुलन कैसे, कोई जैसे हम बताया कंज्यूमर संतुलन में कहाँ होगा, तो बताया कि जो इनकम है उस इनकम के हिसाब से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ पर मिल जाएगा कोई गुड्स पर, वहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा। पहले अब इक्विलिब्रियम भी जान लेते हैं इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को हम दो भाग में बांटते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस।
संतुलन की अवस्था, जो संतुलन की अवस्था है इसको हम फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे। जब फिजिक्स में जाएंगे तो संतुलन की अवस्था में हम फिजिक्स में जा रहे हैं, लैक ऑफ मोशन, जो मोशन है उसमें कमी होनी चाहिए, जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ मोशन, जैसे मान लीजिए कोई ये ईंट ईंट है, ये कोई ईंट है या पत्थर है, इसको हम डोरा में ऐसे बांध दिए और इसको ऐसे रोटेट कर दिए। जैसे ही हम इसको रोटेट कर दिए इधर से उधर, तो कोई एक अवस्था के आने के बाद वो ऐसे कहीं ऐसे ऐसे आने के बाद ऐसे 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 ये स्थिर हो जाएगा, यहाँ पे जाकर ऐसे स्थिर हो जाएगा। इसमें मोशन नहीं रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन की दर नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा, चेंज ऑफ रेट कुछ भी नहीं होगा, ये स्थिर आ जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट, ये किस में था, ये फिजिक्स में था। स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन की अवस्था जब फिजिक्स में देखेंगे तो क्या होगा, लैक ऑफ मोशन, मोशन की कमी होगी, परिवर्तन की दर की कमी होगी, ठीक है, उसमें मोशन गति नहीं रह जाएगी। जबकि इकोनॉमिक्स में आएंगे तो आराम की अवस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक्स में क्या होगा, चेंजिंग एट द कांस्टेंट रेट, गत परिवर्तन की दर स्थित होनी चाहिए। गत परिवर्तन की दर स्थित होने का क्या मतलब है, मतलब इसमें मोशन तो होगा बट उसका रेट जो है कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 2% के हिसाब से पॉपुलेशन डेथ हो रही है, और 2% के हिसाब से क्या है, पॉपुलेशन डेथ हो रही है, तो 2% के हिसाब से पॉपुलेशन डेथ होनी चाहिए, जैसे आज हो रही वैसे 15 साल बाद भी होनी चाहिए, ठीक है। और 4% के अकॉर्डिंग यदि पॉपुलेशन बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो 4% के अकॉर्डिंग हमेशा बर्थ होनी चाहिए, एक कांस्टेंट रेट होना चाहिए, मतलब इसमें गति परिवर्तन की दर स्थित होनी चाहिए, मतलब इसमें मोशन होगा लेकिन उसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा इकोनॉमिक्स में। तब तो तब इकोनॉमिक्स में जब रेट कांस्टेंट होगा तो इसमें संतुलन की अवस्था आएगी। जबकि इसमें क्या होगा, फिजिक्स में जब संतुलन की अवस्था देखेंगे तो इसमें इसमें रेट ये सब क्या होगा, स्थिर होना चाहिए, इसमें मोशन ही नहीं होना चाहिए। बल्कि इसमें क्या है, इसमें मोशन होना चाहिए, गति परिवर्तन की दर स्थिर होनी चाहिए, इसमें मोशन तो रहेगा बट कांस्टेंट रेट से रहेगा, ठीक है। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम बाइक से चल रहे हैं तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से हम आज चल रहे हैं तो कल भी इसे चलते रहें, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ बात हो रही है। और यदि इसमें क्या हुआ, इसमें लैक ऑफ मोशन आ जाए, लैक ऑफ मोशन, इसमें मोशन खत्म कर दें, यदि परिवर्तन की दर को खत्म कर दें तो हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो चाहिए, परिवर्तन की दर स्थिर होनी चाहिए, इसलिए हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चलती रहेगी, कुछ ऐसी बात की जा रही, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो अभी हमने बात किया कि फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या है और इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या है। तो फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम था उसमें क्या था कि लैक ऑफ मोशन था, इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम था उसमें कांस्टेंट रेट से हम चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम 3 तरीके हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कितने तरीके इक्विलिब्रियम हुआ, 3 तरीके हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इसका मतलब हम इस पॉइंट पे हैं, ए पर हैं, लेकिन कोई परिवर्तन की दर इसमें हो, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन हो, उसके बाद मान लो हम यहाँ से कहाँ पर गए, यहाँ पे बी पर गए, और बी से फिर हम ए पर आ जाए, कुछ ऐसा हो कि हम ए पर गए और फिर कुछ कुछ ऐसा हो कि हम ए से बी पर गए और बी से ए पर आ जाए, ठीक है। तो मार्केट में ऐसी फोर्स जब काम करना शुरू कर दें कि हमारे अंदर कुछ भी चेंजेस हों लेकिन फिर हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएं, तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, कि हम जिस पॉइंट पर थे, जैसे ए पर थे तो ए से बी पर गए फिर उसके बाद ए पर आ गए, ठीक है, उसी पॉइंट पर आ गए। जैसे डिमांड एंड सप्लाई को जब देखेंगे हम ऐसे, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, ये लाइन हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिमांड हुआ और हमारा ये सप्लाई हुआ। अब कितना भी होगा, सप्लाई ज़्यादा हो गया, मान लो इतना हो गया, डिमांड इतना है, तो कम होके फिर इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, फिर इसी पर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक। ऐसे यहाँ डिमांड ज़्यादा हुआ, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़नी शुरू होगी, फिर इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो हमारा क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल है। सोलो ग्रोथ मॉडल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। तो इसमें कुछ भी होगा हम इस पॉइंट पर आके रुक जाया करेंगे, ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, पहले हम ए पर थे, ए से हम बी पर गए, और बी पर उसके बाद क्या हुआ, बी से हम सी पर चले गए, सी से हम डी पर चले जाएं, मतलब वापस इस पॉइंट पर हम नहीं आ पा रहे हैं, वापस ए पॉइंट पर हमें आना था बट नहीं आ पा रहे हैं। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मार्केट में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जो हमें पुनः अपनी संतुलन की अवस्था पे नहीं आने दे रही हैं, हमको बाहर फेंक दे रही हैं, उस अवस्था से हमको बाहर फेंक दे रही है, एक नए संतुलन की दर को
इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हेराल्ड-डोमर मॉडल। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेराल्ड-डोमर मॉडल, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मॉडल है जहां पर चीज़ें स्टेबल नहीं होती। एक बार हम इसको नाइफ एज के नाम से जाना था, मतलब चाकू की धार, जो चाकू की धार पर हम एक बार रहे और उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ गए, यदि इसके बाद हमारी इकोनॉमी यदि इस ओर डाइवर्ट हो गई तो दोबारा इस पर कभी नहीं आ पाएगी, इस पर कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, यदि इस तरफ चली गई तो फिर इस पर कभी नहीं आ पाएगी, वापस इस पर कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऐसे इसका एक एग्जांपल और है, ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ये क्या है, ये डिमांड है, ये हमारा डिमांड कर लो, ये हमारा डिमांड है और ये सप्लाई है। अभी क्या था, ये हमारा सप्लाई था, ये हमारा डिमांड हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो, इसको सही से थोड़ा बनाते हैं, रुकिए 1 मिनट। ये हुआ, ये हमारा डिमांड हुआ, नहीं वो हमारा सप्लाई हुआ। जैसे ये हमारा डिमांड हुआ, ये हमारा सप्लाई हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमारा डिमांड इतना बढ़ गया, अब डिमांड जब यहाँ पे आ गया और सप्लाई इतना ही है, तो इसका मतलब प्राइस नीचे आएगी नहीं, ऊपर ही जाएगी। तो प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइस ये बढ़ती रहेगी, ये प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ती रहेगी। और सप्लाई इतना है तो कभी इस पॉइंट पर नहीं आ पाएंगे, ऊपर जाते रहेंगे। मतलब डिमांड तो हमारी एक्सेस है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर भागती रहेगी। ये डिमांड ज़्यादा होने के कारण सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर भागती रहेगी, ऐसे कुछ भागती रहेगी, ऊपर की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, और नीचे आएंगे, मान लीजिए प्राइस कम करें यहाँ, सॉरी यहाँ पे कुछ हो जाए। ठीक, अब देखिए डिमांड इतना कम है और सप्लाई इतना ज़्यादा है। ठीक, जब सप्लाई इतना ज़्यादा है यहाँ पे और डिमांड इतना ही है तो प्राइस नीचे गिरती रहेगी, तो प्राइस नीचे जाती रहेगी, नीचे जाती रहेगी, फिर इस पॉइंट पर कभी नहीं आए, इस ओरिजिनल पॉइंट पर कभी नहीं आ पाएंगे। और जब इस ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं आ पाएंगे तो हमारा ये क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। ठीक, अब देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि हम जिस स्टेट पर है, मान लो यहाँ पर है, कुछ ऐसे हैं, ये हमारा ये है और ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर या समतल जमीन पे है। ठीक, और ए से हम क्या करें, बी पर जंप कर जाएं, लेकिन बी पर गए तो एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, लेकिन उसी मतलब जिस स्टेट में हम थे, जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में एक नया इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, लेकिन पुनः उस इक्विलिब्रियम पर हम ना आ पाएँ और ये भी इक्विलिब्रियम इसी इक्विलिब्रियम जैसा हो तो क्या हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम हुआ और ये सेकंड इक्विलिब्रियम हो गया। हम इस मूल अवस्था पे तो वापस नहीं आ रहे हैं, बट एक नया नया मूल अवस्था पर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम इसी पर आ गए वापस। ठीक है, अपने मूल अवस्था पर आ जा रहे हैं। हेराडोन सॉरी सोलो ग्रोथ मॉडल में देखें तो मूल अवस्था पर वापस आते हैं, इसलिए हमारा क्या हुआ, ये वाला स्टेबल हुआ, ये अनस्टेबल हुआ और ये हमारा न्यूट्रल हुआ। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए एक कटोरा है, एक कटोरा, एक कटोरा में एक गेंद को हम डालें तो ये हमेशा बीच में रहेगा। एक कटोरा कटोरा में गेंद डालेंगे तो हमेशा बीच में रहेगा, इधर उधर कर देंगे, मान लीजिए कटोरा को हिलाएं तो गेंद इधर जाएगी, इधर आएगी, लेकिन फिर आके बीच में ही रुक जाएगी ना, फिर आके बीच में रुक जाएगी। तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया। ठीक, और अनस्टेबल की बात करेंगे, कटोरा को उल्टा कर दो, ऐसे हम जैसे बाउल को उल्टा करेंगे, कटोरा को, ये बाउल को उल्टा कर देंगे और बाउल को उल्टा करने के बाद कटोरा को सिर्फ पेदी पर रखेंगे। जैसे ही पेदी पर रखेंगे, कभी यहाँ पर इसको हिलाने के बाद कभी इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा, कभी इस पॉइंट पे आएगा, कभी नहीं आ पाएगा, तो अनस्टेबल हुआ। और ये तो वही वही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए दो अप्रोच हैं, एक कार्डिनल अप्रोच, अभी हम इक्विलिब्रियम की बात देखें कि इक्विलिब्रियम के कितने स्टेट है, तो 3 स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी बात करेंगे हम अप्रोच, एक कार्डिनल अप्रोच है, एक आर्डिनल अप्रोच है। अप्रोच की बात करते हैं तो एक कार्डिनल अप्रोच है मार्शल का, एक आर्डिनल अप्रोच है जो कि ये पैरेटो ये सब का है। ठीक है, तो जो आर्डिनल अप्रोच है इसको किसने दिया था, पैरेटो ने दिया था, और कार्डिनल अप्रोच दिया था इसको मार्शल ने दिया था। ठीक, तो कार्डिनल अप्रोच क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक माप जो है वो हमारा किसका है, ये हमारा है संख्यावाचक माप जो है वो मार्शल का है, जिसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं वो संख्या में मेजर करते हैं। यूटिलिटी मेजर एब्सलूट नंबर, यूटिलिटी जो मेजर की जाएगी वो किस में की जाएगी, एब्सलूट नंबर में की जाएगी, एब्सलूट नंबर में की जा रही है। यहाँ यूटिलिटी क्या है, एब्सलूट नंबर में की जा रही है, मतलब 1 2 3 4 निरपेक्ष माप हो रही, सापेक्ष माप नहीं हो रही। ठीक है,
तो गिवन बाई कौन? मार्शल, गिवन बाई मार्शल। यूटिलिटी मेजर्ड बाई एब्सोल्यूट नंबर, यूटिलिटी मेजर्ड बाई एब्सोल्यूट नंबर। यूटिलिटी जो मेजर करेगी निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट नंबर में की जाएगी। ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज यूटिल्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही उसकी यूटिल है। तो यूटिलिटी की जो मेजर की जाएगी वो स्टैंडर्ड यूनिट में की जाएगी, जिसे हम यूटिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। ऑब्जेक्टिव फिनोमिना का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो क्या रहता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई एक सही है, कोई एक सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर हर जो हमारा सेब होगा या एप्पल होगा या कोई गुड्स होगा, उसका एक संख्या होगा कि उसकी यूटिलिटी हमको पहले गुड्स से कितना मिल रही है, दूसरे गुड्स से क्या मिल रही है। एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, ना कि एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्टिव फिनोमिना में क्या होता है कि हमको रिलेटिव कॉन्सेप्ट उसमें हम चले जाते हैं। ठीक है, उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते कि इस गुड्स से इतना ही यूटिलिटी मिलेगी। अब आएंगे, ये कार्डिनल था मार्शल का। अब हम आते हैं आर्डिनल अप्रोच। जो आर्डिनल अप्रोच है ये हमारा है किसका? पैरेटो का। 1906 में पैरेटो ने इसको दिया था आर्डिनल अप्रोच को। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्टिव फिनोमिना का होने का मतलब क्या है कि हम इसमें एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं मापेंगे, इसमें चीज़ें रिलेटिव रहेंगी। ठीक है, एक दूसरे से। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम एक प्रेफरेंस देते हैं। इसमें क्या करेंगे? एक रैंक देंगे, प्रेफरेंस या रैंक देंगे। जैसे हम मान लीजिए हम खा रहे हैं रोटी, तो पहली रोटी से, जैसे पहली रोटी से, दूसरी रोटी से, तीसरी रोटी से, चौथी रोटी से। तो पहली रोटी से हमको क्या? 5 यूटिल मिला। दूसरी रोटी से हमको 4 मिला। तीसरी से हमको क्या मिला? 2 मिल गया। चौथी से हमको 1 यूटिल मिला। ठीक है, और उस 5वीं रोटी से क्या हुआ? हमको 0 यूटिल मिला। तो हम क्या करेंगे? इस मतलब हम 4 ही रोटी का कंजप्शन करेंगे, 5वीं रोटी का कंजप्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी यूटिलिटी 0 हो जा रही है। यदि हम 5वीं रोटी का कंजप्शन किए तो हमको उल्टी पल्टी आ सकती है। ठीक है, तो हमारा पेट यहीं तक भर जाएगा, क्योंकि हमारा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमारी यूटिलिटी यहाँ पे हमारी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कंजप्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ हम थोड़ा गलत कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्डिनल नहीं, ये ऑर्डिनल है। यहाँ पर ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सही सही करते हैं इसको हम। हाँ, अब ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट रोटी, सेकंड रोटी, थर्ड रोटी, फोर्थ रोटी, फिफ्थ रोटी। ठीक है, तो पहले रोटी से हम जब खाएंगे तो हम तो हमारी भूख बहुत ज़्यादा होगी, तो हमको इसमें सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। तो पहले रोटी में क्या हुआ? दूसरे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और दूसरी रोटी खाएंगे तो उसके बाद हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, क्योंकि हमारा पेट कुछ कुछ भर जाएगा। तो तो दूसरी रोटी खाने पर तीसरे रोटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ऐसे हम फोर्थ, जब तीसरी रोटी खाएंगे तो फोर्थ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और जब हम फोर्थ रोटी खाएंगे तो 5 से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आते आते एक समय आएगा कि हमारा पेट पूरा भर जाएगा, और फिफ्थ रोटी जब खाएंगे तो यहाँ यूटिलिटी 0 हो जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे यहाँ 0 हो गई, अब इसके बाद हम रोटी खाना बंद कर देंगे, अदरवाइज हमको डाइजेस्ट नहीं होगा और हमको वॉमिटिंग हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम एक प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक नंबर नहीं दे रहे हैं कि इससे हमको 5 यूटिन मिला, इससे 4 मिला, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा केवल हम मार्शल में करेंगे, कार्डिनल वाले में, इसमें कभी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसे एक आर्डर देंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अच्छा, इसी देखिए, अब जो है ये जो आर्डिनल यूटिलिटी थी, इसको किसने दिया था? पैरेटो ने 1906 में दिया था। ठीक है, अब आर्डिनल यूटिलिटी का प्रयोग मार्शल ने केवल कार्डिनल किया, बाकी सब आर्डिनल करेंगे। अब इन डिफरेंस कर्व डेवलप एजवर्थ 1881। तो इन डिफरेंस कर्व को किसने डेवलप किया? एजवर्थ ने किया 1881 में। इसमें भी जो हमारी यूटिलिटी है उसमें आर्डिनल यूटिलिटी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बस। तो थोड़ा सा यहाँ आगे दे दिया गया, उसी बारे में हम दे दिए हैं समझने के लिए, कि अब इसमें क्या है, जो हमारी यूटिलिटी प्रयोग की जाएगी वो क्या? आर्डिनल यूटिलिटी प्रयोग की जाएगी। और फर्स्ट टाइम जो इसको ड्रा किए थे आईसी कर्व को, इन डिफरेंस कर्व जो डेवलप किया था वो एजवर्थ ने किया था। ठीक है, 1881 में। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम जो ड्रा किया था, जो कर्व खींचा ऐसे इन डिफरेंस कर्व, इसको किसने खींचा? इसको पैरेटो ने खींचा। 1906 में इसको किसने खींचा? पैरेटो ने खींचा। हिग्स एंड एलन ने इंडिफरेंस को पॉपुलराइज किया। जो इंडिफरेंस कर्व था उसके एजवर्थ ने 1881 में दिया,
उसके बाद कौन आते हैं, पैरेटो आते हैं, इंडिफरेंस कर्व को खींचते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है। उसके बाद हिग्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व को क्या किया, पॉपुलराइज किया, इसको मतलब लोकप्रिय बनाया। और इंडिफरेंस कर्व का यूज किसमें हुआ है, रिवील प्रेफरेंस में भी यूज हुआ है, ठीक है। और हिग्स और एलन तो करते हैं अपना हिग्स का कौन सा क्राइटेरिया है, हिग्स का क्राइटेरिया है कंपेंसेशन क्राइटेरिया। और जो जो स्लस्की का है वो हमारा है कास्ट इंडिफरेंस मेथड, ठीक है। तो इन दोनों ने इंडिफरेंस कर्व का यूज किया, हिग्स और एलन ने। तो इन हिग्स और एलन ने पॉपुलराइज किया, हिग्स ने अपने कंपेंसेशन क्राइटेरिया में यूज किया, जबकि स्लस्की ने अपने कास्ट डिफरेंशिएशन मेथड में यूज किया। अभी यही चीज़ें जो हम आगे लिखे थे वही चीज़ें हैं इसमें। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। कार्डिनल सॉरी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब संख्यावाचक होगा, ठीक। मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, जो मनी है वो हमारा क्या है, यूटिलिटी मेजर करने के एक रॉड है। जैसे हम जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो जब कपड़ा खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमको एक रॉड रहता है, एक स्टील का एक रॉड रहता है, जिससे हम उससे जो कपड़ा बेचने वाला होता है वो पूछता है कितना मीटर चाहिए, आपको इतना मीटर कपड़ा लगेगा, तो एक रॉड रहता है, उससे वो कपड़ा माप के देता है। तो मनी क्या है, एक रॉड है, एक मेजरिंग रॉड है यूटिलिटी मेजर करने का। क्योंकि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट मान ली गई है, होता नहीं है, मान ली गई है, मार्शल ने मान लिया है, ठीक है। तो इसलिए मनी को एक वो रॉड मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, यूटिलिटी मेजर करने का एक रॉड मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मनी ऑफ कांस्टेंट, यहाँ यही बात अभी हम बोले थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। मनी की यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। एक यूटिलिटी 1 रुपये की जो होगी, 5 रुपये की यूटिलिटी सब कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आएगा कि हमको 1 रुपये की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, 5 रुपये की यूटिलिटी कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड्स इन इंडिपेंडेंट, ये हो ही गया, क्योंकि सभी गुड्स का यूटिलिटी अलग अलग होगा, ठीक है, एक दूसरे से एब्सोल्यूट रहेंगे, ना कि रिलेटिव रहेंगे। एवरी यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम इन द सेम क्वालिटी एंड साइज। अब जो गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए रोटी, 1 2 3 4, ये सब हमारी क्या है, रोटी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले रोटी क्या है, इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा हो जाए। इसकी जो साइज होगा वो भी सेम होगा, इसकी जो क्वालिटी होगी वो भी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि पहला रोटी गेहूं का है दूसरा महुआ का है, ठीक है, पहला भी गेहूं का है तो दूसरा भी गेहूं का ही होना चाहिए, ठीक। देयर इज कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स का हम कंजप्शन करेंगे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक ही समय में होना चाहिए। अदरवाइज एक रोटी आज खा लिए, अगली रोटी कल खा लिए, हम बता रहे हैं कि इसकी यूटिलिटी जितना मिली थी उससे ज़्यादा इसलिए यूटिलिटी मतलब इसकी मिल गई 2 की, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही समय पर करना है। जब हम कंज्यूम करेंगे तो कंटिन्यू कंज्यूम करेंगे, एक ही टाइम पर करेंगे, और जो जो गुड्स होगा वो उसका क्वालिटी और साइज सब सेम होगा, ठीक। नो चेंज इन इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है जब हम कंज्यूम करने बैठे तो हमारी इनकम बढ़ जाए और हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये सब भी नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये सब चेंज होगा तो हमारे जो यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब इनकम चेंज हुआ तो पहले मान लीजिए हम गेहूँ का खाए, अब दूसरा, पहले हम गेहूँ की रोटी सादी खाए और दूसरा गेहूँ का रोटी में घी लगा के खा लिए। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए, या पहले में घी लगा है तो दूसरे में घी लगा होना चाहिए, तब इसकी यूटिलिटी इससे ज़्यादा हो पाएगी। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंशन गुड्स, कह रहा है जो इसमें सब्सटीट्यूशन गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट गुड्स है उसकी प्राइस में चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्योंकि सब्सटीट्यूशन गुड्स में प्राइस में चेंजेस आ गया तो भी यहाँ यूटिलिटी हम सब्सटीट्यूट करने लगेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट की गुड्स में प्राइस चेंजेस आएगी तो भी दिक्कत आएगी। तो ये सब चीज़ें क्या रहेंगी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम एक मॉडल बना रहे हैं यूटिलिटी मेजर करने का, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए उस टाइम पर। यूटिलिटी क्या है, यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को मतलब कमोडिटी के माध्यम से जो हम उसको कंजप्शन करेंगे, जो हम सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारी चाहत है वो सेटिस्फाई जो हो रही है वही हमारी यूटिलिटी है। कोई कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो आपके अंदर उस कमोडिटी के अंदर वो क्षमता है कि आपकी आपकी जो वांट है, जो आपकी चाहत है, जो आपकी डिजायर है उसको सेटिस्फाई कर दे, वो हमारी यूटिलिटी है, ठीक है। तो
उस कमोडिटी, जैसे हम मान लीजिए एक सेब खाना चाह रहे हैं, तो सेब जब खाएंगे हमारा खाने का मन काहे कर रहा है, और हमारा जो खाने का मन कर रहा है वो हमारा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लेकिन उसको यूटिलिटी, उस सेब को जैसे ही कंज्यूम करेंगे, वो जो हमारी वांट है, जो हमारी चाहत है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारी वो हम क्या हुआ, हमारा यूटिलिटी हुआ। ठीक है। यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल फिनोमिना। यूटिलिटी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है। क्यों यूटिलिटी क्या करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है। जैसे हम खाते हैं तो हमको लगता है हमारा पेट भर गया, हम सेटिस्फाई हो गए। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। फीचर्स क्या है, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी एक ऑब्जेक्टिव केवल मार्शल में है। मार्शल केवल थोड़ा अपवाद माने ऑब्जेक्टिव, बाकी सब सब्जेक्टिव माना। तो यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। यूटिलिटी इज रिलेटिव विद द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देखिए यूटिलिटी क्या है, अभी मान लीजिए हम इलाहाबाद में हैं, तो इलाहाबाद में यूटिलिटी कुछ ज़्यादा होगी किसी चीज़ की। घर पे चले गए, कुछ यूटिलिटी और हो गई। तो ये इलाहाबाद और ये होम। ठीक है। तो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ रोटी हम खरीद के खा रहे हैं एक रोटी, यहाँ घर की रोटी खाएंगे। ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। हमारे लिए यूटिलिटी कुछ और होगी, आपके लिए यूटिलिटी कुछ और होगी। ठीक है। हमारे लिए यूटिलिटी कुछ और होगी, आपके लिए यूटिलिटी कुछ और होगी। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी भी चेंज होगी, और टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा, प्लेस टू प्लेस ये सब चीज़ें चेंज होती रहेंगी। यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल। यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल। यूटिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि यूजफुल भी हो, क्योंकि हम उसको जब हम सिगरेट पियेंगे तो उसमें भी यूटिलिटी मिलती है, बट वो नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो यूटिलिटी हमको मिल रही है वो नेसेसरी, यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी यूजफुल, वो यूजफुल ही हो। ज़रूरी नहीं कि जो हमको जो यूटिलिटी मिल रही है हमको जो यूटिलिटी मिल रही है वो हमारी यूजफुल भी हो, बैडफुल भी हो सकती है। यूजफुल होने के स्थान पर, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के स्थान पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी मतलब नेगेटिव चीज़ों का कंजप्शन करने से नेगेटिव, मतलब यूजफुल यूटिलिटी नहीं होती है, बट उससे भी यूटिलिटी मिलती है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट इज नॉट यूजफुल बट इज सेटिस्फाइंग द यूटिलिटी ऑफ स्मोक। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हम उससे भी हमको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, बट वो यूजफुल यूटिलिटी नहीं है, बट कि हमको उससे भी मिलता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो हमको यूटिलिटी मिल रही है वो हम पॉजिटिव चीज़ करने पर, कंजप्शन करने पर ही मिल रहा है। हम बैड चीज़ का कंजप्शन करेंगे उससे भी मिलेगा, तो हमको जरूरी नहीं कि यूजफुल ही मिले हमेशा। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस 1990। ठीक है। अब देखिए यूटिलिटी को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक है टोटल यूटिलिटी, ये हमारी है यूटिलिटी उपयोगिता। ठीक है। इसको हम समझ लें कि यूटिलिटी क्या है। कोई चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं, और जो चीज़ हमको और उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद हमारे अंदर जो हमारा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना सेटिस्फाई हो जाता है, वो हमारा यूटिलिटी है। यूटिलिटी को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सबको देखते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी को निकालना होगा तो टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन। अब क्या हुआ, ये प्रजेंट वैल्यू हुई। ये क्या हुआ, प्रजेंट वैल्यू हुआ। ये हमारा प्रीवियस वैल्यू हुआ। ये हमारा प्रजेंट हुआ और ये हमारा प्रीवियस हुआ। ठीक है। ये हमारा प्रीवियस वैल्यू हुआ, इसलिए n माइनस वन हुआ। ठीक है। तो मान लीजिए टोटल यूटिलिटी क्या है। देखिए देखिए ये हमारा क्या है, यूनिट है। एक यूनिट, दो यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, फाइव यूनिट। मान लीजिए ये रोटी है। रोटी की पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, मतलब पहली रोटी, दूसरी दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, पांचवी रोटी। ठीक है। तो पहली रोटी से जो हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वो कितना है, 20 है। वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 20। ठीक। नहीं सॉरी, यहाँ पर 20 नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा प्रजेंट है। ठीक। तो हाँ अब ठीक है, सॉरी। तो अब ये हमारा, और दूसरी रोटी से मिल रही 35। तो प्रजेंट हमारा क्या हुआ, 35 हुआ। तो 35 यहाँ पे रखो। और प्रीवियस क्या हुआ, इससे एक एक पीछे, इससे एक पीछे प्रीवियस, मतलब यन माइनस वन। यन क्या हमारा प्रजेंट है, यन माइनस वन हमारा पीछे है। ठीक है। 20, इसको 20 रखो।
और इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 5, ठीक। और इससे इससे माइनस करो, 3 माइनस 1 15। तो हमारी यूटिलिटी कितना आ गई, 15 यूटिलिटी आ गई ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में होगा यहाँ 20 कैसे आ गया। 20 ऐसे आ गया कि हमारा प्रेजेंट कितना है, 20 है। ये हमारा 20 मान लीजिए, ये प्रेजेंट हमारा कितना हुआ, 20, यहाँ लिखिए प्रेजेंट 20 हुआ। अब इसके आगे प्रीवियस कितना हुआ, 0 हो गया, तो 0 लिख दीजिए। प्रीवियस क्या हुआ, प्रीवियस क्या हुआ, 0 हो गया। तो हमारी यूटिलिटी कितना आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गई, 20। तो ये 20 यहाँ से निकल कर आया, और ये मार्जिनल यूटिलिटी बराबर क्या होता, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी इन प्रेजेंट टाइम माइनस टोटल यूटिलिटी प्रीवियस टाइम, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आ गया ये मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे ये निकल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्जिनल जब हम रोटी का कंजप्शन करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले 20 है, फिर 35 हुआ, फिर 45 हुआ, 50 हुआ, 50 हुआ, फिर कांस्टेंट रहा 45, फिर 35, ऐसे होता चला गया, ठीक है। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, पहले बढ़ा, पहले शुरुआत में कितना 20 था, 35 हुआ, मतलब शुरुआत में कम था, फिर उसके बाद बढ़ा, और बढ़ते दर से बढ़ा, उसके बाद एक समय कांस्टेंट हुआ, उसके बाद डिक्लाइन कर गया, ठीक। मतलब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मान लीजिए पहले यूनिट जब था रोटी की, ये था, कुछ यहाँ पे थे ऐसे। तो ये रोटी की पहले यूनिट जब कंजप्शन करे, तो हमको जो टोटल यूटिलिटी मिली मिली वो कितना मिली, 20 मिली, ठीक। और जब इस 20 मिली, और इसके बाद क्या हुआ, जब सेकंड यूनिट कंजप्शन करे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, तो टोटल यूटिलिटी मिली 35 मिली। फिर थर्ड किए, उसके बाद में कितना मिला, 45 मिला। और फोर्थ किए, उसके बाद में क्या मिला, 50 मिला। ऊपर बढ़ो, ये हमारा क्या हुआ, 50 हो गया, ठीक। और जब हम फिफ्थ यूनिट करेंगे, जैसे ही फिफ्थ यूनिट करेंगे, तो हमारी यूटिलिटी फिर भी 50 मिलेगी। तो 50 50 क्या हुआ, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, देखिए ये क्या हुआ, मार्जिन टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई। ये है टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, यह 50 50, और यहाँ पर एक समय बाद स्थिर हो गई। अब इसके बाद जैसे हम 6 यूनिट कर रहे हैं, तो सिक्स यूनिट की यूटिलिटी क्या हुआ, 45 हुआ, मतलब कि अब 50 के बाद कम होगा, तो यहाँ कहीं आएगा 45, ठीक है। तो जैसे ही 45 हुआ, वहाँ से हमारी टोटल यूटिलिटी डाउन हो रही। अब क्यों डाउन हो रही है, इसको देखिए, पहले मार्जिनल यूटिलिटी कितना थी, 20 थी, और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी 20 इस पॉइंट पर इकट्ठा है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरते गई, पहले फिर 15 हुई, यहाँ पर क्या हुई, 15 हुई, उसके बाद फिर 10, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 10 हुआ, और उसके बाद फिर कितना हुआ, 5 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए फिफ्थ यूनिट, हमको इम्पोर्टेंट क्या है, फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट को हम पकड़ते हैं, ये हमारा क्या है, फिफ्थ यूनिट। जैसे हम फिफ्थ यूनिट पर आते हैं, हमारी यूटिलिटी 50 यहाँ पर होती है मैक्सिमम, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी होती है 50 मैक्सिमम। और उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो होती है 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फिफ्थ फिफ्थ रोटी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हो जाती है 0। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी अब 0 हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करनी शुरू होगी, क्यों, मार्जिनल यूटिलिटी अब बढ़ ही नहीं रही है। अब 6 यूनिट पर जाएंगे, मान लीजिए सिक्स रोटी को हम खाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे हम 6 रोटी खाएंगे, तो माइनस यूटिलिटी -5 हो गई है। अब -5 हो गई है, तो -5 होने का मतलब क्या है कि यूटिलिटी माइनस में चली गई है। अब आप बताइए, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ही 0 हो गई, तो आप खाना कहाँ ज़्यादा खाए, ज़्यादा खाएंगे तो अपच हो जाएगा, अपच हो जाएगा तो वोमिटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल देखिए, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, इस पॉइंट के बाद बढ़ेगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नहीं बढ़ती। मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ से होती है वहीं से डिक्लाइन करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती ही नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर मतलब फर्स्ट यूनिट पर जो मैक्सिमम रहेगी, वहाँ के बाद सीधा डिक्लाइन करती है, और एक समय बाद 0 होती है। जब 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होती है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हम कंजप्शन कहाँ तक करेंगे, फिफ्थ यूनिट तक करेंगे, उसके बाद हम कंजप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हमको यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गया। इससे ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो हमको ओमिटिंग आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये एवरेज यूटिलिटी है कि टोटल यूटिलिटी जितना थी, ये 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 यूनिट है, ये हमारा क्या है, यूनिट है, मतलब रोटी का यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट है, और जो टोटल यूटिलिटी कितना थी, 100 थी, तो एवरेज यूटिलिटी कितना हुआ, 20 हुआ, इससे हम इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक। और मार्जिनल यूटिलिटी अभी हम निकालना बताएं भी कैसे निकलेगा, तो वहाँ से निकालें, सब चीज़ें वही है।
टी एन क्या है, ये प्रजेंट, हाँ मतलब प्रजेंट यूटिलिटी है, और टी यू एन माइनस वन क्या है, प्रीवियस यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 1850 में इसको किसने दिया था, गासेन ने दिया था। 1850 में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उपयोगिता के ह्रासमान सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, गासेन ने दिया। सबसे पहले किसने दिया, 1850 में गासेन ने दिया, इसको याद रखिए। सबसे जो ह्रासमान उपयोगिता का नियम है, सर्वप्रथम किसने दिया, गासेन ने दिया। बट इसको बाद में डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, मार्शल। लेकिन हम जानते हैं जब ह्रासमान उपयोगिता की बात आती है, हम सीधा नाम जानते हैं कि मार्शल ने दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1850 में इसको गासेन ने दिया था, बाद में इसको पॉपुलराइज और डेवलप करने का श्रेय मार्शल को गया। लेकिन जैसे हम सम सीमांत उपयोगिता या इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो आपके मन में आता है कि इसको गासेन ने दिया। लेकिन गासेन ने दोनों दिया, फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को भी। पॉपुलराइज फर्स्ट लॉ को किसने किया, मार्शल ने किया। देखिए बाद में लेटर मतलब लेटर propounded एंड डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। the additional utility of each person drive to make consumption of commodities utility, ये सब ठीक है, ये बेसिक एजम्पशन है, ठीक। देखिए सम सीमा रहने देते हैं, ये 96 36 मिनट की क्लास हो गई है, तो थोड़ा सा और है, इसको बाद में कर लेंगे कभी।